बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आइए आज का लेक्चर डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज एमसीक्यू डिस्कस कर चुके। चैप्टर मुकम्मल हो चुका और इस चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन को समझने की कोशिश की, ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक मसाइल को समझने की कोशिश की, ग़िज़ा के हज़म और जज़ब होने को समझने की कोशिश की, ग़िज़ा के हज़म करने के लिए ज़रूरी ऑर्गन सिस्टम को समझने की कोशिश की। इस ऑर्गन सिस्टम में पाई जाने वाली खराबियों को भी हमने डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर को ख़त्म करने के बाद एक्सरसाइज में दिए गए एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने के बाद आज हम समझने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। लॉन्ग क्वेश्चंस अपनी जगह पर एक वेटेज रखते हैं। एक्सरसाइज में दिए गए लॉन्ग क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से समझ लेने हैं, इनको याद भी कर लेना है। एक्सरसाइज में दिए गए लॉन्ग क्वेश्चंस 12 हैं और चैप्टर नंबर 8 के ये जो 12 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं हम यहाँ एक एक करके समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लैक ऑफ नाइट्रेट्स एंड मैग्नीशियम। नाइट्रेट क्या है, मैग्नीशियम क्या है? ये दरअसल दो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों की जिंदगी में बुनियादी किरदार अदा करते हैं और ये पौधों के अंदर बहुत सी चीजों के अहम जुज का काम करते हैं। मेजर कंपोनेंट्स हैं क्लोरोफिल का, इसके अलावा बहुत से एंजाइम्स का, प्रोटीन्स का। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये पौधे के अंदर कम हो जाएं, पौधे को जमीन से कम मिकदार में मुयस्सर आए, मिट्टी के अंदर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, नतीजे के तौर पे पौधों के पत्ते जर्द पड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं, इनकी नशोनुमा का अमल कम हो जाता है, पैदावार मुतासिर होती है। ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 2 में। इस सवाल का जवाब आप लोगों ने कैसे देना है, इसको याद करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन में पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स के बारे में। बताइए फर्टिलाइजर्स की अहमियत क्या है? फर्टिलाइजर कहा जाता है उन मादों को जो मिट्टी में शामिल किए जाएं तो पौधों की पैदावार में बेहतरी आती है। हमारी मतलूबा खसूसियात के हामिल नए पौधे तैयार होते हैं, उनसे हमारी मतलूबा मेयार की पैदावार हासिल होती है। डियर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर्स दो तरह की हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जिन्हें नामियाती और गैर नामियाती खादों का नाम दिया जाता है। फर्टिलाइजर्स की अहमियत की बात की जाए तो जहां इनके फायदे हैं वहां इनके नुकसानात भी हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अगर पौधे को बड़ी मिकदार में दरकार हैं, अगर ये सॉइल एरेशन को बेहतर करती हैं, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, तो इनकी मिकदार के ज़्यादा होने की वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, बैलेंस डिस्टर्ब होता है, पोल्यूशन बढ़ती है, न्यूट्रिएंट लीचिंग होती है, नाइट्रेट लीच ऑफ हो जाते हैं और मिट्टी की जरखेज़ी में फ़र्क आता है। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जहां पौधे को फौरन दस्तयाब होती हैं, कम मिकदार में चाहिए होती हैं, वहां अगर ये तादाद में ज़्यादा हो जाएं, इससे भी खराबियां जन्म लेती हैं, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है और इसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। अगर ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइजर हैं, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स कहलाती हैं, इनसे नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं और ये आपके एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करती हैं, पोल्यूशन का बायस बनती हैं और इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में इजाफा होता है, जर्म्स की ग्रोथ में इजाफा होता है, उनका रिप्रोडक्शन रेट बढ़ता है और फसलों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में और इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3 को। आइए देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3, एनर्जी वैल्यूज एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। डियर स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड वाले लेक्चर में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमारी खुराक के जहां बहुत से अहम अज्जा हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट्स भी शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मौजूद होती है, हासिल होती है, जिस्म का हिस्सा बनती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे जिस्म के लिए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है।
प्रोटीन की बात की जाए, ये भी हमारे जिस्म के लिए एनर्जी का अहम जरिया है। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों रोल प्ले करते हैं। हमारे जिस्म के अंदर हमारे सेल्स में बहुत सी स्ट्रक्चर्स का पार्ट हैं। ये सेल मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, ये ऑर्गेनेलिस के अंदर पाए जाते हैं, या आपकी स्किन, आपके नेल और आपके हेयर्स में मौजूद होते हैं। और अगर इनके फंक्शनल रोल की बात की जाए तो ये एंजाइम का किरदार निभाते हैं और एंजाइम के तौर पर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, हमारे जिस्म की केमिस्ट्री को मेंटेन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन से भी हमें 4 की बजाय 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी हासिल होती है। इसके बाद लिपिड्स की बात की जाए, इनको चिकनाई के मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से बनते हैं। इनसे भी 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी हासिल होती है। लेकिन ये पार्ट हैं बहुत सी मेम्ब्रेन्स का। ये मेम्ब्रेन्स को, ये झिल्लियों को बनाते हैं और स्ट्रक्चर्स को डेवलप करते हैं। ये अहम बिल्डिंग ब्लॉक हैं, कंपोनेंट हैं हमारी बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का। डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड्स हो या प्रोटीन हो, इनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 4 में। और इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स ए, सी एंड डी। रिकॉल योर मेमोरी, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं विटामिन के 2 ग्रुप्स होते हैं, फैट सोलुबल विटामिन और वाटर सोलुबल विटामिन। फैट सोलुबल विटामिन की बात की जाए तो ये ए, डी, ई और के हैं, जबकि वाटर सोलुबल विटामिन की बात की जाए ये विटामिन बी और सी हैं। डियर स्टूडेंट्स, विटामिन ए की अहमियत, विटामिन सी की अहमियत और विटामिन डी की अहमियत क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 7 में। विटामिन ए हमारे जिस्म के अंदर रोडोप्सिन पिगमेंट बनाने में अपना किरदार अदा करता है। अगर विटामिन ए ना हो, रोडोप्सिन पिगमेंट नहीं बनता, नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। विटामिन ए की कमी की वजह से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आपका बॉडी टेक्सचर ड्राई हो जाता है, आपकी स्किन हेयर फॉलिकल्स केराटिन के साथ प्लग्ड हो जाते हैं। इसी तरह से विटामिन सी की बात की जाए, इसकी कमी से स्कर्वी की बीमारी हो जाती है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन डी हमारे जिस्म में खून के अंदर कैल्शियम की मिकदार को बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। डियर स्टूडेंट्स, विटामिन ए हो, सी हो या डी हो, इन सब की तफसीलात हम लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस कर चुके हैं। इस सवाल का जवाब आप लोगों ने कैसे लिखना है, इसके लिए आपको रिव्यू करना होगा लेक्चर नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सोर्सेज एंड रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। कैल्शियम और आयरन ये दो अहम न्यूट्रिएंट्स हैं। कैल्शियम हमारे जिस्म में हड्डियों को मजबूत बनाता है, दांतों को मजबूत बनाता है, और हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम की कमी हो, ये खोखली हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, इनके टूटने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। आयरन की बात की जाए, हमारे जिस्म के अंदर इसका अहम काम हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर है। ये दोनों प्रोटीन्स आपके ब्लड में और आपके मसल्स में पाई जाती हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं, ऑक्सीजन को जखीरा करती हैं, जिस्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में अपना अहम किरदार अदा करती हैं। इनके सोर्सेज क्या हैं, इनका रोल क्या है, इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी खराबियां होती हैं, ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 6 में। और इस सवाल के जवाब को तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। पानी और डाइटरी फाइबर की अहमियत के बारे में बताइए। पानी की अहमियत से किसी को इनकार नहीं। पानी हमारे जिस्म का 60% हिस्सा है। पानी वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म होना है। पानी वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे खुराक की डाइजेशन ने आसान होना है। पानी वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां हमारे जिस्म में बायोकेमिकल रिएक्शंस को होने के लिए बुनियादी जरूरत है, मदद की जरूरत है। जैसा एनवायरनमेंट उनको दरकार है, वो एक्वियस एनवायरनमेंट है, वो आबी माहौल है। पानी की बात की जाए तो पानी हमारे जिस्म की, हमारे स्किन की सेहत को बरकरार रखता है। पानी की इसी अहमियत के पेश नज़र डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं एक सेहतमंद ज़िंदगी को गुजारने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर एक इंसान को जो कि बालिग है, एडल्ट है,
कम से कम 2 लीटर पानी इस्तेमाल करना चाहिए। और पानी के सोर्सेज क्या हैं? हम जो पानी पीते हैं पानी का एक जरिया है, हम जो जूस इस्तेमाल करते हैं फ्रूट्स का वो भी पानी का एक जरिया है, इसी तरह हम जो दूध इस्तेमाल करते हैं वो भी वाटर का एक सोर्स है। डाइटरी फाइबर्स की बात की जाए, डाइटरी फाइबर्स को रफेज कहा जाता है। 2 तरह के होते हैं जिनको सोलेबल और इनसोलेबल का नाम दिया जाता है। हमारे जिस्म में हजम तो नहीं होते हैं लेकिन कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। इसके साथ साथ बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 8 में, और इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 8। आइए देखते हैं फर्दर क्वेश्चंस क्या हैं और उनके जवाबात क्या होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। 6 सवालात के बाद जो 7वां सवाल है, आइए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है और इसका जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट बैलेंस डाइट। मुतवाजिन ग़िज़ा से क्या मुराद है? मुतवाजिन ग़िज़ा या बैलेंस डाइट ऐसी ग़िज़ा को कहा जाता है जिसके अंदर काफ़ी मिकदार में ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो जिस्म की नशोनुमा के लिए दरकार हैं। डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस डाइट की बात की जाए, ये हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होती है, हर जिन्स के लिए मुख्तलिफ होती है और मुख्तलिफ उम्र के अफराद के लिए मुख्तलिफ होती है। अगर हम बात करें रिलेशन का बैलेंस डाइट के आपकी एज के साथ, वो बच्चा जो अभी छोटा है जिसमें नशोनुमा का अमल हो रहा है, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है। उसकी बैलेंस डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें ग़िज़ाई अज्जा उसके जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक हों। और अगर एक इंसान मैच्योर है, बालिग है, बलूगत की उम्र को पहुंच चुका, तो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात मुख्तलिफ होंगी। और वो इंसान जो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका, उसको कम एनर्जी की ज़रूरत है और उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी मुख्तलिफ हैं, उसकी बैलेंस डाइट भी डिफरेंट होगी। इसके बाद अगर हम बात करें रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद जेंडर की, तो जेंडर यानी जिन्स की बुनियाद पर एक ही उम्र से ताल्लुक रखने वाले मर्द और औरत का कंपैरिजन किया जाए तो औरत के जिस्म में होने वाला मेटाबॉलिज्म निस्बतन कम है, उसको कम एनर्जी वाली बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, मुकाबले में एक मर्द के जिस्म में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, केमिकल रिएक्शन ज़्यादा है, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और उसकी बैलेंस डाइट भी वैसी ही होनी चाहिए। बैलेंस डाइट का रिलेशन अगर नेचर ऑफ एक्टिविटी से किया जाए तो इसमें हम ये समझ सकते हैं वो इंसान जो मेहनत करता है, सुबह से लेकर रात तक मेहनत और मुशक्कत के ज़रिए से अपने घर वालों का पेट पालता है, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है बनिस्बत उस इंसान के जो सारा दिन घर रहता है, जिसकी ज़िंदगी में सुस्ती और काहिली शामिल है, जिसके लिए ज़्यादा मेहनत तलब काम नहीं है। उसको ऐसी खुराक की ज़रूरत है जिसमें ग़िज़ाई अज्जा या एनर्जी निस्बतन कम होनी चाहिए, अदरवाइज ओबेसिटी डेवलप हो सकती है, मोटापा जन्म ले सकता है और मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ है। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 9 में, और इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 9। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th क्वेश्चन है, 8वां सवाल है, उसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज अबाउट PEM, MDD एंड OIN। ये 3 एब्रिवेशंस हैं। PEM का मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, MDD का मतलब मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज है और OIN का मतलब ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। PEM यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये एक ऐसी ग़िज़ाइयत की खराबी है जिससे मुतासिरा शख्स के जिस्म में ग़िज़ा की सूरत में प्रोटीन कम जा रही हैं। नतीजे के तौर पे 2 तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं और ये बीमारियां ज़्यादातर बच्चों में पैदा होती हैं। इनके नाम क्वाशियरकोर और मरासमस हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों बीमारियों से मुतासिरा बच्चों में जिस्म की हैयत, जिस्म की शक्ल सूरत मुतासर होती है, या वो स्केलेटन की तरह के दिखते हैं, ढांचा नुमा दिखाई देते हैं, या बहुत ज़्यादा अपने जिस्म की जिसामत को कम कर लेते हैं, अपनी उम्र से छोटे दिखाई देते हैं, एबनॉर्मली थिन होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा मिनरल की कमी से होने वाली बीमारियां मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस कहलाती हैं। इसकी 2 मिसालों का तस्करा आपकी बुक में किया गया है। एक को गोइटर कहा जाता है, एक को एनीमिया का नाम दिया जाता है।
गोइटर को उर्दू में गिलहड़ की बीमारी कहते हैं। इसकी वजह आपकी खुराक में आयोडीन की कमी है। आयोडीन की जरूरत आपकी गर्दन में पाए जाने वाले थायराइड ग्लैंड को है। अगर इसे आयोडीन नहीं मिलता, ये एबनॉर्मली बिहेव करता है, ये स्वेल हो जाता है, ये सूज जाता है, इस बीमारी को गोइटर कहा जाता है। इसी तरह से जो दूसरी बीमारी है मिनरल की कमी से होती है, वो एनीमिया की बीमारी है, आयरन की कमी से होती है। आयरन अगर जिस्म में कम जाएगा, हीमोग्लोबिन का पार्ट कम बनेगा, हीमोग्लोबिन की तादाद कम होगी, ब्लड में ऑक्सीजन कम जज़ब होगी, और जब ब्लड में ऑक्सीजन कम एब्जॉर्ब होगी तो आपके ब्लड सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू कर देंगे। नतीजे के तौर पर जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाएगी, और एनीमिया का लफ्जी मतलब खून की कमी का होना है। ये दो बीमारियां हैं जो मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल का जवाब आपने कैसे लिखना है ये हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 10 एंड 11 में। इस सवाल के जवाब को तैयार करने के लिए आप लोगों को रिव्यू करना होगा लेक्चर नंबर 10 एंड 11। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है और उसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अनइक्वल फूड डिस्ट्रीब्यूशन लीड्स टू फेमाइन। सवाल पूछा गया है, जस्टिफाई कीजिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए, वजाहत कीजिए कि खुराक की गैर मसावी तकसीम के नतीजे में कहत की सूरत हाल जन्म लेती है। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के हवाले से, इस कंसेप्ट के हवाले से हम डिस्कस कर चुके प्रीवियस लेक्चर्स में। जब फेमाइन वाले टॉपिक को हमने डिस्कस किया, वहां पे हम ये समझ चुके हैं कि फेमाइन या कहत की एक वजह खुराक की गैर मसावी तकसीम भी है। इंसानी इल्म में इजाफे के साथ साथ, मालूमात में जिद्दत के साथ साथ, टेक्नोलॉजी में बेहतरी के साथ साथ, इजादात के बढ़ने के साथ साथ आज इंसान इस काबिल हो चुका कि इंसानी आबादी की ज़रूरियात से ज़्यादा खुराक तैयार कर रहा है। मसला ये है कि कुछ ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं, जैसा कि अमेरिका, बरतानिया और कनाडा हैं, ये अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खुराक तैयार कर रहे हैं। नतीजे के तौर पर इनके पास सरप्लस फूड मौजूद है, लेकिन वो ज़ाया हो जाती है। इसके मुकाबले में कुछ ममालिक ऐसे हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, गैर तरक्की याफ्ता हैं, जैसा कि एथोपिया और सोमालिया हैं। यहाँ पे लोग भूख के हाथों मरने पर मजबूर हैं, यहाँ पे फाके हैं और मौत है। वजह क्या है कि उन लोगों के पास नाकाफी खुराक मुयस्सर है, और जिन ममालिक के पास कसरत से खुराक मौजूद है वो इस खुराक को मुस्तहिक लोगों में तकसीम करने से रुकते हैं, हेसिटेट करते हैं, रिलक्टेंट हैं, और ये मसाइल फेमाइन की वजह बनते हैं, कहत की सूरत हाल को पैदा करते हैं। आप इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और डिस्क्राइब करने के लिए लेक्चर को आप लोगों ने रिव्यू करना है। प्रीवियस लेक्चर जिसके अंदर हमने इस टॉपिक को समझा था वो है लेक्चर नंबर 12। इस सवाल का जवाब आप लोग इस लेक्चर को रिव्यू करके तैयार कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मेन रीजन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। डियर स्टूडेंट्स, पहली नजर में जब आप इस सवाल को पढ़ते हैं तो यूं महसूस होता है जैसे बहुत सारे टॉपिक्स को इकट्ठा कर दिया गया है, लेकिन आपने इतना डिटेल में जाकर इस सवाल का जवाब नहीं देना है। आपने मुख्तसरन बताना है। एलिमेंट्री कैनाल आपकी खुराक की नाली को कहा जाता है। ये शुरू होती है आपकी ओरल कैविटी से और इसका इख्तिताम होता है एनस पर। एनस क्या है? एनस एक्सटर्नल ओपनिंग है, और लार्ज इंटेस्टाइन जहां पे बाहर की तरफ ओपन होती है वो इस ओपनिंग के जरिए ओपन होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट रेक्टम का है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने डिस्कस करना है कि एलिमेंट्री कैनाल में ओरल कैविटी भी शामिल है, फेरेंक्स, एसोफेगस भी शामिल है, स्टमक और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन भी शामिल है। आपने इनको एनलिस्ट करने के बाद इनके फंक्शंस को एलेबोरेट करना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसकी सारी डिटेल को हम डिस्कस कर चुके हैं 2 लेक्चर्स में, जो कि लेक्चर नंबर 13 और 14 है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए आप लोगों ने इन्हीं 2 लेक्चर्स को रिव्यू करना है। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, स्वेलोइंग एंड पेरिस्टालसिस। स्वेलोइंग का मतलब निगल लेना, पेरिस्टालसिस का मतलब वेव लाइक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है स्मूथ मसल्स की एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं पेरिस्टालसिस के अमल के जरिए खुराक की नकलो हरकत होती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल में। हम डिस्कस कर चुके हैं पेरिस्टालसिस से पहले स्वेलोइंग का अमल होता है।
हमने ये समझ लिया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि जब खुराक का लुकमा बोलस में तब्दील हो जाता है, जुबान उसको पीछे की तरफ धकेल देती है, लैरिंक्स ऊपर की तरफ जाता है और एपिग्लोटिस को बंद कर देता है। वो खुराक का लुकमा खुराक की नाली में चला जाता है, इसको निगलने का अमल कहते हैं। इस दौरान में मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं और जब वो आगे की तरफ मूव कर जाता है, वो फेरेंक्स के अंदर चला जाता है, उस पे से हमारा इख्तियार खत्म हो जाता है, वो इनवॉलंटरी एक्शन में तब्दील हो जाता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए से वो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की मदद से मूव करता है। ये सारा कंसेप्ट डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 14 में, और इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 14 को। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 12, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर। डायरिया हो, कॉन्स्टिपेशन हो या अल्सर, ये तीन खराबियां हैं आपकी खुराक की नाली की, आपकी गट की, आपकी एलिमेंट्री कैनाल की। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 17 में, जो कि इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर था, हम डिटेल डिस्कशन कर चुके इनकी वजूहात क्या हैं, इनकी इलामात क्या हैं और इनका इलाज क्या है। डायरिया की बात की जाए तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है और मुतासरा शख्स को लूज बाउल मूवमेंट का सामना करना पड़ता है, लूज मोशन आते हैं और सॉलिड वेस्ट सॉलिड फॉर्म में खारिज नहीं होता बल्कि वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया इसकी वजह डाइट के पैटर्न का एबनॉर्मल होना है, इसकी वजह एक्सरसाइज की कमी का होना है, इसकी वजह एडिक्वेट अमाउंट में सेफ वाटर का ना होना है, इसकी वजह डाइट पैटर्न को रेगुलराइज ना करना है, इसकी वजह हाइजेनिक मेजर्स को फॉलो ना करना है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की बात की जाए, इसको कब्ज कहा जाता है। इससे मुतासरा शख्स के जिस्म में वाटर रीअब्जॉर्प्शन हद से ज्यादा होती है, नतीजे के तौर पर हार्ड फीसिस डेवलप हो जाते हैं, सॉलिड वेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, जिस्म से निकलना मुश्किल हो जाता है और इसके इलाज के लिए लेग्जेटिव्स को इस्तेमाल किया जाता है, स्पकोल हस्क का इस्तेमाल किया जाता है, एडिक्वेट अमाउंट में वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। अल्सर की बात की जाए, अल्सर आपकी खुराक की नाली का जख्म है, सोजिश है, सोर है, जो किसी भी वजह से हो सकता है, एसिडिक फूड की वजह से हो सकता है, स्पाइसी फूड की वजह से हो सकता है, खास किस्म की मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह से हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन बीज की वजह हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी वजह से तेजाबियत पैदा हो जाती है, जलन होती है और जी मतलाता है, दिल खराब होता है, वॉमिटिंग आती है। डियर स्टूडेंट्स, हम इसका जवाब डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 17 में और इस जवाब को तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 17 को। डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के सवालात जिनको हमने समझने की कोशिश की। ये लॉन्ग क्वेश्चन अपनी जगह पर अहमियत के हामिल हैं, आपने इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है क्योंकि ये एग्जामिनेशन का पार्ट हैं और आपके इम्तिहानात में आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।